हेलो स्टूडेंट्स, तो HCl प्रिपेयर करने के बाद आज हम अमोनिया पढ़ेंगे। अगर आपने HCl वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसके बाद सर्च कर लीजिएगा। अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोनिया का प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमोनिया की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उसमें क्या लॉजिक्स लगते हैं और अमोनिया की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब कुछ बहुत आज डिटेल में स्टडी करेंगे। और यूरिया बनाने के लिए अमोनिया का यूज़ होता है, बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आप मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। तो अमोनिया गैस के बारे में आपने सुना ही होगा, फॉर्मूला भी आप सबको पता ही होगा। NH3 होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं और एक जो रह जाता है इट इज़ नोन एज लोन पेयर। इसका नाम होता है लोन पेयर, LONE लोन, वो वाला बैंक वाला लोन नहीं, नॉर्मल वाला लोन, ठीक है। LONE लोन पेयर, ओके। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का। अमोनिया के कई सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब उसमें कौन से बॉन्ड हैं? उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन क्या ये पोलर हैं कि नॉन पोलर, आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर देन दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और यहाँ पे डेल्टा माइनस डेवलप हो जाता है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। और इसी वजह से क्या होता है, दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। इट इज़ नोन ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में देखने को मिलती है वही अमोनिया में भी, लेकिन पानी में थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसके डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि जोसेफ प्रिस्ली ने अमोनिया को कैसे बनाया था। इन्होंने अमोनिया को बनाया था बाय हीटिंग स्लेक्ड लाइम। व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा, इट इज़ नोन एज लाइमस्टोन। इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये डिसोसिएट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाती है और ये सॉलिड पार्ट बचता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। अब इस क्विक लाइम को जब वाटर में डाला जाता है या इसके ऊपर वाटर डाला जाता है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम, ठीक है। स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन कराई जाती है साल अमोनिया के साथ, ठीक है। देखते हैं कि साल अमोनिया क्या होता है। अमोनिया का कोई सॉल्ट होता होगा, बिल्कुल, अमोनियम का क्लोरीन के साथ जो सॉल्ट होता है, ठीक, NH4Cl। ये हमें नेचर में मिलता है साल अमोनियक, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन कराएंगे, ये भी हमें नेचर में मिलता है, इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन के बाद जो हमारे पास गैस निकली उसका नाम रखा किसने? उसका नाम रखा जोसेफ प्रिस्ली ने, अल्कलाइन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इसका नाम अमोनिया नहीं रखा, अल्कलाइन एयर, ठीक। अमोनिया वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन है इसके अंदर? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन नेचर में कैसे पाया जाता है? H2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है? N2 की फॉर्म में। इन दोनों की रिएक्शन होगी तभी तो अमोनिया क्रिएट होगा। तो ये अमोनिया पहली बार ऐसा किसने क्रिएट किया? फ्रॉम इट्स एलिमेंट, डेवी ने, ठीक है, हेम्फ्री डेवी, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमसे पेपर में पूछा जाएगा, वो होगा हेबर-बॉश प्रोसेस। हेबर-बॉश प्रोसेस ने भी क्या किया? अमोनिया को प्रोड्यूस किया। कैसे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज़ करके। नाइट्रोजन कहाँ से ली? सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन कहाँ मिल सकती है आसानी से? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एयर ली, एयर से नाइट्रोजन निकाल ली, एयर को क्लीन कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया, उसमें से नाइट्रोजन गैस निकाल ली और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके अमोनिया बनाई, ठीक है। नाम है फ्रिट्ज हार्बर और कार्ल बॉश। बहुत फेमस नाम है हेबर-बॉश प्रोसेस, ठीक है, 1909। तो काफ़ी सालों पहले की ये बात है और अभी तक बहुत फेमस है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है। आज भी इंडस्ट्रीज़ में इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अमोनिया नेचुरली फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है? फ्री स्टेट का मतलब हुआ जब NH3 के मॉलिक्यूल्स हों, उसके साथ कोई और मॉलिक्यूल ने बॉन्ड ना बनाया हो। तो एटमॉस्फेयर के एयर में भी अमोनिया की गैस पाई जाती है, ठीक है। और नेचुरल वाटर में भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में पाया जाता है, ठीक। इन कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये है कि अमोनिया तो है, NH3 तो है, लेकिन कंबाइंड है किसी के साथ और उसका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो जैसे NH4Cl, ये क्या है? साल अमोनियक या फिर अमोनिया का एक सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। या फिर लिक्विड अमोनिया जिसे बोलते हैं अमोनिकल लिकर। कैसे बनाते हैं अमोनिकल लिकर? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड या फिर कोल करते हैं तो हमें जो एक इम्प्योर सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अमोनिकल लिकर। क्या होता है उसमें? उसमें अमोनिया जो होती है सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है, पूरी तरीके से डिसॉल्व होती है, NH4OH, ठीक है। देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ये बर्नर है,
यहाँ पर एक ट्यूब में हमने कोल रखा हुआ है, पाउडर्ड कोल है जिसको हीट किया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि इसको हीट किया जा रहा है बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो इम्प्योर सॉल्यूशन क्या कैसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ से कुछ गैसेस निकलेंगी जब ये हीटअप होना शुरू होगा और वो गैसेस जाके इस पानी में घुल जाएंगी। जो सबसे नीचे डिपॉजिट होगा दैट इज़ नोन एज कोलतार। कुछ गैसेस निकल के वापस आ जाएंगी जिनको बोलते हैं कोल गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस या मीथेन गैस वगैरह होती हैं। और कुछ वाटर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व हुई, हमें लगता है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व हुई हैं, इसी को बोला जाता है अमोनिकल लिकर, ठीक है, जिसमें अमोनिया डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की गैस। अमोनिया गैस कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो अमोनिया का सॉल्ट लिया, ठीक। अब कौन सा सॉल्ट लिया यहाँ पे, साल अमोनिया किसे भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, NH4 होल्टॉइस SO4 अमोनियम सल्फेट। और इसकी किसके साथ रिएक्शन कराई है, अल्कली के साथ, ठीक। क्या प्रोड्यूस हुआ है, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया, ठीक। या फिर अमोनिया के क्लोरीन के साथ ले लिया, मतलब अमोनियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कराई, एक बेस के साथ। क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन को देखिए आप, NH4 होल्टॉइस Cl, क्या हो रहा होगा, आप इसे अगर डिसोसिएट करोगे, हीटअप करोगे तो NH3 और HCl में टूट जाएगी, ठीक। NH3 और HCl और NaOH क्या होगा, NaOH क्या है, एक बेस, ठीक है। बेस और एसिड मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O, और क्या बच जाएगी, अमोनिया गैस, ठीक है। ये रिएक्शन देखो आप, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, NH4 होल्टॉइस SO4 जो है ये डिसोसिएट होगा किसमें, अमोनिया में। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2, और क्या निकलेगी, H2SO4। अब ये H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करेगी, दोनों ही बेस हैं, दूसरे वाले के साथ ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, एसिड और बेस की रिएक्शन है तो कैल्शियम सल्फेट बना सॉल्ट और वाटर, और रह क्या जाएगी हमारे पास, अमोनिया, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया देगी, अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड के साथ भी अमोनिया देगी, ठीक है। तो मतलब बेस का यूज़ किया आपने सॉल्ट के साथ, हमें क्या मिल रही है, अमोनिया गैस, ठीक है। अब ये रिएक्शन है, ठीक है, ये लैब मेथड है। इसमें क्या किया गया है, अमोनियम क्लोराइड साल अमोनिया सॉल्यूशन लिया गया, साल अमोनिया की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ, CaOH वोल्टाइज के साथ। इसको हीट किया जा रहा है, हीट कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही साथ हमने एक और रिएक्शन में अभी ये चीज़ देखी थी, हमने क्या देखा था कि अमोनियम क्लोराइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होने के साथ साथ वाटर के वेपर्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, जब वाटर के वेपर इस अमोनिया के साथ जा रहे हों तो उन वाटर के वेपर्स को अलग कर लिया जाए, तो कोई ड्राई एजेंट का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर जो ड्राई एजेंट का यूज़ करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड का करते हैं। यहाँ पर से आपको गैस दिखाई दे रही होगी जाती हुई, ये गैस अमोनिया की गैस होगी, फिर यहाँ से पास होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। Ca कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन क्या करेगा, अमोनिया को ड्राई कर देगा, और यहाँ जो अमोनिया हमें मिलेगी वो ड्राई अमोनिया मिलेगी। ये ड्राई अमोनिया हमने कलेक्ट कर ली। यहाँ पर भी हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर नहीं किया, क्यों, क्योंकि वाटर में तो अमोनिया डिजॉल्व हो जाती, इसलिए इसको एयर की प्रेजेंस में हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद अल्कली, अमोनिया का सॉल्ट लिया, अल्कली के साथ हीट करा, रिएक्शन हो गई, अमोनिया मिल गई, ठीक। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं ज़रा, आइए देखते हैं। ये है प्रिपरेशन, यहाँ पर हमने अमोनिया का सॉल्ट लिया NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम जो कि थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, इन दोनों की रिएक्शन कराई। तो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया की गैस पास हो रही है, अमोनिया की गैस पास हो रही है तो क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मॉइस्चर को रिमूव कर रहा है, ऊपर हमें कलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है प्योर ड्राई अमोनिया गैस। रिएक्शन क्या हो रही होगी, रिएक्शन ये हो रही होगी कि NH4Cl जो हमने लिया है ये किस में डिसोसिएट होगा, HCl में और अमोनिया में, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हीट करोगे तो क्या होगा, H2O में टूटेगा और क्या निकलेगी इसके अंदर से, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस, ठीक है।
तो CaCl2 प्लस H2O वाटर दे देंगे और रह क्या जाएगा, वाटर और अमोनिया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन मिलती है हमें, अमोनिया गैस मिलती है। ये रिएक्शन फिर से दिखा देता हूँ एक बार, ये लिखी हुई है रिएक्शन NH4Cl, यहाँ 2 नहीं होगा, ठीक है, NaOH, NaCl, H2O और अमोनिया गैस, ठीक है। तो NH4Cl के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब लिया हमने, तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया गैस जो मिली हमें, ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये चीप है एंड नॉट डेलिक्वेसेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये और ज़्यादा वेपर्स को अपने अंदर कलेक्ट करके खुद को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है, खुद डिज़ोल्व नहीं हो जाएगा उसके अंदर। अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज्ड। अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं यूज़ हुआ है? क्योंकि पहली बात तो ये कि अमोनियम नाइट्रेट जो है ये होता है NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ठीक। क्यों नहीं यूज़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट के सॉल्ट को? क्योंकि ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कहीं पर भी नाइट्रेट्स होते हैं ना, तो ये खुद को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं। डिकम्पोज करके नाइट्रोजन के अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड बन सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? N2O, ठीक है। तो ये अपने आप को ऑक्साइड्स में तोड़ लेते हैं, तो जो रिएक्शन हमें चाहिए थी वो नहीं होगी, बल्कि ये खुद ही डिसोसिएट्स हो जाते हैं। इसलिए अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट नहीं यूज़ किया गया, ठीक है। फ्लास्क को इंक्लाइंड पोजीशन पे क्यों रखा गया है? फ्लास्क आपने देखा पीछे कि फ्लास्क को इंक्लाइंड पोजीशन पे इसलिए रखा गया है कि वाटर वेपर्स जो बनेंगे, जो वाटर वेपर्स बनेंगे वो फटाफट निकल जाएं अमोनिया के साथ। वो वहाँ पे फंस गए अगर, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी वाटर वेपर ऊपर नहीं गए तो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा और फ्लास्क टूट भी सकता है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए फ्लास्क को तिरछा रख देते हैं ताकि वाटर वेपर सारा सारा निकल जाए अमोनिया के साथ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे फ्लास्क को, तो वाटर वेपर क्या होगा, वापस कलेक्ट होगा। अगर ऊपर कलेक्ट होता गया तो चट से टूट जाएगा, ठीक है। ड्राइंग ऑफ द गैस, ड्राइंग एजेंट हमने कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है जो कि बेसिक नेचर का होता है, और अमोनिया की गैस भी, अभी आप पढ़ोगे, ये भी क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो दोनों बेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। कलेक्शन कैसे किया? बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर नीचे कब जाएगी? जब एयर भारी होगी, अमोनिया हल्की होगी। तो अमोनिया हल्की है तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसका कलेक्शन किया गया। एयर की वेपर डेंसिटी 14.4, अमोनिया की वेपर डेंसिटी 8.5। कैसे आई? अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 14 + 3 कितना हुआ, 17 अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, 17/2 इज 8.5। तो ये क्या आ गई, वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो भारी, एयर की डेंसिटी ज़्यादा एयर भारी, अमोनिया की डेंसिटी कम अमोनिया हल्की, तो अमोनिया ऊपर आ जाएगी, एयर नीचे चली जाएगी, ठीक। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जैसे HCl में किया था। HCl में क्या किए थे, अमोनिया का सॉल्यूशन वाला जार था, उसमें क्या किया, अमोनिया के सॉल्यूशन वाले जार में हमने क्या किया, हमने रॉड डिप करी, रॉड डिप करके लाए और उसकी माउथ पे रख दिया, किसकी, HCl की। NH4Cl बन गया, पता चल गया। इसमें क्या करेंगे, उल्टा। इसमें HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, रॉड डिप करेंगे और इसके पास ला के रख देंगे, ठीक। अब HCl है तो वो अमोनिया के साथ क्या करेगा, रिएक्शन, और क्या बनाएगा, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, लैब मेथड पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर थोड़ा सा वो कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फॉर्मेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड क्या होता है समझते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम था, क्या था ये, मैग्नीशियम, चमकदार मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई गई, नाइट्रोजन गैस पास कराई गई, हीट कराया गया, ठीक। तो ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। फॉर्मूला क्या होगा, Mg3N2। कैसे पता कि इसका फॉर्मूला Mg3N2 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यह एक नॉन मेटल, तो नॉन मेटल पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। Mg +2 आएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो चले गए, +2। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो -3। अब ये मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस वाला, तो Mg3N2 ये क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ऐसे सॉल्ट्स बना के लैब्स में रख लिए जाते हैं कि
कभी ज़रूरत पड़ी अमोनिया बनाने की तो इनको निकालेंगे और अमोनिया बना लेंगे, ठीक। प्रिजर्व करना भी आसान है। फिर कैल्शियम ने जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो कैल्शियम नाइट्राइड बना, सेम फॉर्मूला, ठीक है, Mg3n2 Ca3n2, मतलब सेम एटम्स, सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। एल्यूमिनियम ने जब रिएक्शन करी तो एल्यूमिनियम पे क्या आता है, एल्यूमिनियम पे आता है 3 पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे आता है 3 नेगेटिव। तो एक एल्यूमिनियम जो होगा वो एक नाइट्रोजन को हैंडल कर लेगा, तो Al(N) ये क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो मेटल के नाइट्राइड्स मिल गए हमें। इन मेटल का नाइट्राइड्स का यूज़ करके हम अमोनिया गैस का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं समझो। मैग्नीशियम नाइट्राइड है जैसे Mg3n2, इसको यहाँ पे हमने रख दिया, वाटर रख दिया। कौन सा वाटर, वार्म वाटर। वार्म वाटर हमने डालना शुरू करा इसके ऊपर। कितना मतलब आसान है, कितना सस्ता है इसका प्रोडक्शन, देखिए आप। मैग्नीशियम नाइट्राइड रख के भूल गए, 2 महीने बाद आए, उस पर वार्म वाटर डाला हमने, और वार्म वाटर जैसे ही डाला फ़ौरन क्या पास होने लगी, अमोनिया गैस। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड खरीद के लैब में रख लिया, जब मन करा अमोनिया गैस बना ली। अमोनिया गैस यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या करेगा, वेपर्स को, वाटर वेपर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऊपर हमें क्या मिल जाएगी, ड्राई अमोनिया गैस। ये जो ड्राई अमोनिया गैस मिलेगी ये किससे मिलेगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, ठीक। तो लेबोरेटरी में अक्सर अमोनिया जो होता है वो मेटल नाइट्राइड और वार्म वाटर से प्रोड्यूस कर लिया जाता है, काफ़ी आसान होता है। मेटल नाइट्राइड और वाटर का यूज़ करके क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, मेटल तो कैटायन बनाता है पॉजिटिव, और इसे क्या चाहिए होगा, पानी का OH-। तो जैसे ही इसे पानी का OH- मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा साथ में, अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं। रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, एक प्रेसिपिटेट। ज़्यादातर जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, अल्कली वालों के छोड़ के, NaOH, KOH इनके छोड़ के, बाकी सबके, और NH4OH के छोड़ के। तो अब क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम तो 3 है, नाइट्रोजन 2 है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनिया NH3, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। अब इस रिएक्शन को अगर हमें समझ में आ गया है कि नाइट्राइड से वार्म वाटर जब रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का PPT बन जाता है और अमोनिया गैस निकल जाती है। तो अब इसकी बैलेंसिंग देखो, कितने नाइट्रोजन है, 2, तो यहाँ 2 लगा दो। कितने मैग्नीशियम है, 3, तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 6, तो यहाँ पे 6 लगा दो। अब हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 2 × 3 6 हाइड्रोजन, 6 + 2 8 हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी, 2 × 3 6 हाइड्रोजन और 3 × 2 6 हाइड्रोजन, 6 6 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो मेटल नाइट्राइड से आपको बैलेंसिंग भी आ गई, रिएक्शन भी आ गई, और ये भी पता चल गया कि एक प्रेसिपिटेट बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड का और साथ में निकल जाएगी अमोनिया की गैस, ठीक है। अब कैल्शियम अगर नाइट्राइड है तो कैल्शियम नाइट्राइड जो होता है वो थोड़ा इस कलर का होता है, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा रेडिश भी है लेकिन थोड़ा जला हुआ कलर है, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश रेडिश कलर है कैल्शियम नाइट्राइड। इसमें भी क्या करा, वाटर की रिएक्शन कराई, क्या निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर। कैसे बैलेंस करेंगे, 3 कैल्शियम है तो 3 लगा दिया, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर ली तो यहाँ 6 लगा दिया और काम खत्म। हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे तो बैलेंस होगा। तो ये रिएक्शन जब होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और अमोनिया गैस निकल जाएगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो इस कलर का होता है, वाइट कलर का, ठीक है। तो मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। अच्छा जी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड वो भी वाटर के साथ क्या करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा और अमोनिया देगा। अब यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर भी 1 1, तो यहाँ पे बैलेंसिंग आसान है। यहाँ पे कितनी, 3 ऑक्सीजन है तो 3 लगा दिया, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ठीक। लैब मेथड, लैब मेथड कैसे, क्या क्या है हमने इसमें सीखना है। सबसे पहले ये सीख लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया गया, क्यों, क्योंकि क्विक लाइम जो है वो भी बेसिक नेचर का है और अमोनिया गैस भी बेसिक नेचर की है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कराई गई, क्यों, क्योंकि पहली बात वाटर इसलिए नहीं लिया गया कि वाटर जो है वो सॉल्युबल, अमोनिया उसमें सॉल्युबल होती है, ठीक है। और जो एयर की जो वेपर डेंसिटी है वो 14.4 है, जबकि अमोनिया की वेपर डेंसिटी 17/2 मतलब 8.5 है, तो लाइटर देन एयर है, ठीक। और आइडेंटिफाई कैसे किया गया, वही NH4Cl बनाने की कोशिश करी गई, HCl वाले सॉल्यूशन में डिप करके लाए, अमोनिया के पास रख दिया ले जाके, NH4Cl के फ्यूम्स मिलने लगे, ठीक है। प्रिकॉशन क्या लेनी है कि जो लोअर एंड है थिसल फनल का वो शुड डिप बिलो द वार्म वाटर,
क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस वहाँ से निकल ना जाए, वापस एस्केप आउट ना हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर अभी तक थक गए हो तो एक पॉज ले लो, 1 मिनट बाद फिर स्टार्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हेबर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया? बेसिकली डायरेक्ट सिंथेसिस है, डायरेक्ट सिंथेसिस है किसकी? अमोनिया की। कैसे? नाइट्रोजन गैस से और हाइड्रोजन गैस से। तो N2 + H2 गिव्स अमोनिया। अब इस रिएक्शन को जब बैलेंस करने गए तो 2 N है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 लगा दिया, 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो एक वॉल्यूम अगर आपने नाइट्रोजन की ली है तो 3 वॉल्यूम आपको हाइड्रोजन की लेनी होगी, तब आपको 2 वॉल्यूम किसके मिलेंगी? अमोनिया की। मतलब 1 लीटर अगर आपने नाइट्रोजन लिया है, 3 लीटर H2 लिया है तो 2 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक, ये है इस रिएक्शन का मतलब। ये जो 2 एरोज बने हुए हैं इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है। मतलब सारा का सारा जो आपने लिया है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है अमोनिया में, एक जगह पे जाके रुक जाता है। अब रिवर्सिबल है, रुक गया, अब क्या करोगे? अब बैठे देखते रहोगे अमोनिया क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, तो चुपके से जाओ अमोनिया को निकाल लो। जैसे ही अमोनिया को यहाँ से कम करोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे फिर से इक्विलिब्रियम पे पहुँचना है। ठीक, तो धीरे धीरे अमोनिया को निकालेंगे। तो क्या ट्रिक्स हैं अमोनिया को निकालने के, वो सब हेबर प्रोसेस में हम देखेंगे। ठीक है, हेबर प्रोसेस में क्या किया गया? सबसे पहले नाइट्रोजन लाए, और नाइट्रोजन लाने का सबसे सस्ता माध्यम है कि आप एयर से ले आओ। एयर में बहुत नाइट्रोजन है। ठीक है, कितने % नाइट्रोजन है कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से लाए? हाइड्रोजन ले आए प्रोड्यूस करके नेचुरल गैस से। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन थी वो हमने कैसे करी थी? 1 लीटर नाइट्रोजन के साथ 3 लीटर हाइड्रोजन का हमने रिएक्शन कराया था। तो बाई वॉल्यूम जो इसका रेशियो है वो क्या होगा? 1:3 का रेशियो होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन बड़ी आसानी से तो होने वाली थी नहीं, हमें पता था, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, ये भी हम जानते हैं। तो इसके लिए पूरा एक चेम्बर डिज़ाइन किया गया। कैसे करा गया डिज़ाइन, और देखते हैं। सबसे पहले इसको कंप्रेस किया गया, एक कंप्रेशर में भेजा गया। उस कंप्रेशर में भेजने के बाद में उस पर प्रेशर लगाया गया 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया गया, और टेम्परेचर रखा गया 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया गया, और मॉलिब्डेनम को एज अ प्रोमोटर, जो कि कैटलिस्ट को प्रमोट करे। ठीक, क्या हुआ? ये गैसेस आपस में रिएक्ट हुई। जब ये गैसेस आपस में रिएक्ट हुई तब ये तीनों गैसेस, क्योंकि N2, 3H2 और अमोनिया, ये तीनों गैसेस किस में हैं? इक्विलिब्रियम में। तो जब ये पास हो रही होंगी किसी पाइपलाइन से या कहीं कन्वर्ट हो रही होंगी तो तीनों गैसेस एक साथ होंगी वहाँ पे। अमोनिया भी होगी, और वो भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, और नाइट्रोजन भी होगी। ठीक है, अब क्या किया जाता है? जब ये गैसेस पास हो रही होती हैं तब इसको ठंडा किया जाता है। अब हमें पता है कि अमोनिया में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो जल्दी लिक्विफाई होती है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अमोनिया की गैस दिखाते हैं निकलती हुई कहीं से, तो फ्यूम्स दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विफाइड अमोनिया होती है जो कि रिलीज़ हो जाती है एयर में। तो अमोनिया जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। तो जैसे हम इसे कूल डाउन करेंगे तो सबसे पहले कौन लिक्विफाई होगी? अमोनिया। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जल्दी लिक्विफाई होने वालों में से नहीं है। क्यों? क्योंकि अमोनिया पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अमोनिया लिक्विफाई होकर क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो लिक्विड अमोनिया को हम क्या करेंगे? अलग कलेक्ट कर लेंगे। वापस कौन सी गैसेस बच जाएंगी? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनको वापस भेज दिया जाएगा। अनरिएक्टेड गैस है, इनको रिसाइकलिंग में वापस भेज दिया जाएगा, फिर से रिएक्शन होगी, फिर अमोनिया कलेक्ट कर लेंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है ठंडा करने के लिए, या तुम्हारे पास ऐसे चिलिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको वाटर से पास करा देंगे। जैसे ही इसको वाटर से पास कराएंगे, मान लो इस गैस को आपने वाटर में डिपॉजिट कर दिया, ठीक, जैसे ही आपने वाटर में पास कराया तो अमोनिया जो होगी वो पानी में क्या होती है? डिसॉल्व। क्यों? ये बना लेती है NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये आयंस जो होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, तो गैस है नहीं, ये तो आयंस हैं। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2 के और N2 के, ये फर्दर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके, एक तो पानी में डिसॉल्व करा लो, या फिर उसको लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर लो। ठीक, ये फिर से आप देखो एक बार, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भेजा कंप्रेशर में, उसके बाद रिएक्टर में गया, आयरन एज अ कैटलिस्ट था, वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुई, अमोनिया बना। फिर ये तीनों गैसेस आगे गई, यहाँ पे कूलेंट लगा हुआ है, वो कूलेंट क्या कर रहा है? यहाँ से ठंडी ठंडी एयर बाहर भेज रहा है, और इस पूरे चेम्बर को ठंडा कर रहा है, और यहाँ से कूलेंट बाहर आ रहा है। यही बेसिकली कंडेंस कर रहा है सारी गैसेस को। तो अमोनिया क्योंकि कंडेंस लिक्विफाइड हो जाएगी तो वो नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, और जो H2N2 है वो लिक्विफाइड नहीं होगी, तो वो वापस गैसेस जो हैं वापस
भेज दी जाएंगी तो वापस आ जाएंगे इधर कंप्रेशर के पास और वापस आयरन एज ए कैटलिस्ट जो चैम्बर है उस चैम्बर में चली जाएंगी। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। सबसे पहली बात, ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। हाँ जी, एंडोथर्मिक नहीं होती है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे होते हैं, बहुत सारे पाई बॉन्ड टूट के। अब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसके लिए आप जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा उसमें आप समझेंगे, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग लेके चलूंगा उसमें से। बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे होते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है। ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, प्रोसीड विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब खुद देखिए आप कि यहाँ पर N2 था, यहाँ पे H2 था और क्या बन रही थी, अमोनिया। तो 1 लीटर N2 3 लीटर H2 क्या बनाएंगे, 2 लीटर अमोनिया। तो वॉल्यूम जहाँ टोटल 4 लीटर थी, यहाँ 2 लीटर। तो ओवरऑल क्या होगा, वॉल्यूम में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अमोनिया को अलग करते रहते हैं, या तो कूलेंट के थ्रू कंडेंस करके या फिर वाटर के साथ पास करा के। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं कि जो हमने एयर ली थी एटमॉस्फेयर से, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे कैटलिस्ट को ख़राब कर सकती हैं, बेकार कर सकती हैं, बेसिकली उसको पॉइजन कर सकती हैं। ठीक, तो हमें अपनी एयर को प्यूरिफाई करना है। दूसरा क्या, दूसरी बात ये प्रिकॉशन की कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा रखना है, 200 ATM रखना है। ठीक है, क्योंकि कम प्रेशर होगा तो काम नहीं बनेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आप खुद देखो कि यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल अमोनिया बन रही है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्यों, ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा, रिएक्शन आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, क्योंकि जिधर कम मोल होते हैं उधर रिएक्शन शिफ्ट होती है प्रेशर बढ़ाने पे। ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। N2 और 3H2 कंप्रेशर में गए, उसके बाद कन्वर्टर में गए। यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद ये अमोनिया कन्वर्ट हुई। यहाँ से तीनों गैसेस कौन कौन सी, H2, N2 और अमोनिया, तीनों गैसेस कहाँ गई, यहाँ कंडेंसर में गई या कूलर में गई, और यहाँ पर अमोनिया लिक्विफाई होकर कंडेंस हो गई और बाकी जो 2 गैसेस हैं वो अनरिएक्टेड गैसेस वापस से कन्वर्टर में आ गई। ठीक, फिर वो वापस से जाएंगे। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर तक अगर आप कूल कर रहे हो तो यहाँ पर अमोनिया जो है लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया क्यों होगी, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाउ वी विल रीड अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया भी क्या होती है, कोई कलर होता है, हमने तो नहीं देखा आज तक। तो अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है और पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया जो होती है, क्योंकि ये बेसिक गैस है, तो ये अगर आप टेस्ट करोगे तो आपके मुंह में जो मॉइस्चर है उसके साथ ये क्या देगी, अल्कलाइन टेस्ट देगी, मतलब बिटर टेस्ट देगी। ठीक है, एयर से लाइट होती है, क्योंकि इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है वो एयर से कम होती है, हम अभी देख चुके हैं। इसकी डेंसिटी 0.58 टाइम्स ऑफ एयर होती है। ठीक है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट मतलब -33 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट -77 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना लेती है। द NH3 एक्वस सॉल्यूशन इज़ अ वीक बेस। NH3 का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब अमोनिया विद वाटर क्या देगी, NH4 पॉजिटिव और OH माइनस। ये जो NH4 पॉजिटिव OH माइनस है ये बेसिकली क्या, OH माइनस है मतलब बेस है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता जितना अल्कली का बेस होता है, तो ये थोड़ा वीक बेस होता है। ठीक, अच्छा, HCl में भी हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देखा था, यहाँ पर भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। कैसे, आपने जार लिया, इन्वर्टेड जार है जिसमें अमोनिया गैस भर दी, फिर एक ड्रॉपर लगाया जिसमें यहाँ पे आपने पानी भर दिया। इस ड्रॉपर में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी। अब जैसे इस ड्रॉपर को आप पुश करोगे यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। तो अमोनिया गैस क्या होती है, पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल। मान लो कि पहले n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे अमोनिया के, n नंबर मतलब बहुत करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स थे, भरे पड़े थे यहाँ पे। अब क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल n/2 मॉलिक्यूल्स मान लो, यहाँ पे क्या हो गए, n/3 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इस पानी में सॉल्युबल हो गए, घुल गए। तो अब क्या होगा, ओवरऑल जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने ये जगह घेर रखी थी उनका नंबर कम हो गया, अब n/2 हो गया। ठीक है, आधे तो इसमें चले गए, आधे बच गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ज़्यादा हो जाएगा और अंदर वैक्यूम क्रिएट होगी, तो अंदर थोड़ी सी जो वैक्यूम क्रिएट होगी उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो रेड कलर का है ये वापस ऊपर जाने लगेगा। जब ये रेड कलर का सॉल्यूशन ऊपर जाएगा तो हमें क्या कर रहा है, हमने ये रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन रखा है। अब रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक मीडियम में कलर चेंज कर देता है और किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अमोनिया का जैसे ही लिटमस का सॉल्यूशन जहाँ पे आके गिरना शुरू होगा, ड्रॉप्स आना शुरू होंगी उसकी, फ़ौरन क्या होगी, अमोनिया उसमें डिज़ोल्व होना शुरू होगी और अमोनिया जो होती है वो रेड कलर के लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगी, ब्लू कलर के लिटमस में। क्यों? क्योंकि अमोनिया डिज़ोल्व होगी, इसमें पानी तो होगा ही, पानी तो है ही, पानी का सॉल्यूशन है, उसमें लिटमस खुला हुआ है, NH4OH देगी, NH4 पॉजिटिव OH माइनस। ये क्या होता है, बेस, और बेस क्या करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये है पूरा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ड्रॉपर का काम क्या था, आपने स्क्वीज़ किया, पानी आया, पानी में अमोनिया गैस घुली, जो बाकी अमोनिया गैस बची थी वो कम रह गई थी, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ तो वापस सॉल्यूशन ऊपर सक होके आया, सॉल्यूशन जैसे ही ऊपर आया, डाला था रेड कलर का, आया ब्लू कलर का। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया क्या सपोर्टर है कंबशन का? नहीं, अमोनिया जो है वो कंबशन का सपोर्टर तो नहीं है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ अमोनिया की रिएक्शन करा के देखी गई तो हो गई, मतलब अमोनिया बर्न करने लगा। कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो वो बर्न कर रही है ना, कुछ ऑक्साइड्स बन रहे होंगे। कैसे होती है ये रिएक्शन, देखो, एक तरफ से अमोनिया गैस पास करा रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे ग्लास वूल रखा है ताकि जो ऑक्सीजन गैस हमने भेजी है वो इसमें पूरे में फैल जाए, ताकि ऊपर प्योर ऑक्सीजन चारों तरफ से आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो अमोनिया गैस थी उसको बर्न किया, तो अमोनिया बर्न होने लगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फ्लेम मिली वो मिली ग्रीनिश येलो फ्लेम, ग्रीनिश येलो फ्लेम मिली, और वहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और वाटर वेपर। इसका मतलब कि जो अमोनिया है इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, और यहाँ पे 0। तो अमोनिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कौन कर रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन कर रही है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है, अमोनिया को बर्न कर रही है, उसके साथ कुछ बॉन्ड्स बना रही है, यहाँ पे बन रहा है N2 और H2। ये प्योर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हो रही है तब ऐसी रिएक्शन। अगर एयर के साथ ये रिएक्शन होगी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, ओसवाल्ड प्रोसेस क्या है, उसमें वो चीज़ें डिटेल में कवर होंगी। ठीक है, तो अमोनिया बर्न्स विद ऑक्सीजन विद अ ग्रीनिश येलो फ्लेम फॉर्मिंग N2 एंड वाटर वेपर। ठीक, अच्छा जी, आ गई, जिसकी बात कर रहे थे वही चीज़ आ गई। अगर आपने ड्राई O2 लिया है, कहाँ से, एयर से, और ड्राई अमोनिया लिए, ओके, आपने प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट लिया, ओके, मतलब रिएक्शन जब आप करा रहे हो तो रिएक्शन को और फर्दर आगे ले गए हो, सिर्फ नाइट्रोजन बनाने तक नहीं, नाइट्रोजन का भी कोई ऑक्साइड बनना चाहिए, उस लेवल तक आप रिएक्शन को ले गए हो। ठीक, तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन होगी। जब ये रिएक्शन होगी तो कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे और आपको दिखेगी नाइट्रिक ऑक्साइड NO। रिएक्शन कैसे होती है, देखिए, अमोनिया NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर होना चाहिए 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम बर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ड बर्न है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड क्रिएट करना है हमको। बर्न करना था तो ऑक्सीजन के साथ सीधी रिएक्शन कराई, N2 बन गया। N2 क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हवा में उड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी इस चेम्बर में, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो यहाँ पे अगर 3 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, बाकी सब कुछ बैलेंस है। देखो कैसे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2। यहाँ पर अगर 5 ऑक्सीजन होती तो काम बन जाता। तो क्या करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5 ऑक्सीजन रह जाएंगी। बेसिकली 5/2 ऑफ ऑक्सीजन ये कैसे बनी होगी, 5 ऑक्सीजन के रेडिकल से तो बनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सोचा करो
कि 5/2 रख दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स अस 4NO प्लस 6H2O। जब ये रिएक्शन कराते हैं तो थोड़ी सी हीट भी निकलती है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। इसको बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अब हमने कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर डाला तो हमें NO मिल गई। अच्छा, NO जो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको फर्दर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये भी जो रिएक्शन होती है ये भी एक्सोथर्मिक होती है, तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इसको बैलेंस करें तो 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, बैलेंस हो गई, ठीक। तो ये है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, ठीक है। बेसिक नेचर है कि जो परफेक्टली ड्राई HCl थी वो भी न्यूट्रल थी, और जो सॉल्यूशन में HCl थी वो H+ दे रही थी, वो क्या थी, एसिडिक। ऐसे ही परफेक्टली ड्राई अमोनिया भी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। लेकिन सॉल्यूशन में क्या देती है, सॉल्यूशन में ये NH4 पॉजिटिव देती है और OH निगेटिव, मतलब बेसिक, ठीक है। अमोनिया के जो सॉल्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाली रिएक्शंस में, कि अमोनिया गैस है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन दे रही है और एक्वस अमोनिया एसिड के साथ कैसे रिएक्शन दे रही है। जो एक्वस अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन देगी वो क्या होगी, जैसे कि NH4OH है, NH4OH है, ये जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो क्या दे देगा, NH4Cl प्लस H2O, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन देगी, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन जब अमोनिया गैस है, भले ही वो बेसिक बिहेवियर शो करती है और वो HCl के साथ रिएक्शन दे रही है, बट सॉल्यूशन नहीं है, सब कुछ गैसियस फेज में हो रहा है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, यहाँ पर एक्वस है, यहाँ पे एक्वस है, ठीक। तो ये क्या देती है, NH4Cl का एक रिंग बना हुआ आपने देखा था अभी। तो ये भी रिएक्शन तो कर रही है, सॉल्ट तो बना रही है, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कही जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये वाली कही जाएगी जिसमें वाटर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिसमें अमोनिया के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, वो मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। मेटल के सॉल्ट के साथ अगर अमोनिया के हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले आपने अमोनिया गैस बनाई होगी, उसको वाटर से पास कराया होगा तो NH4OH बन गया होगा। NH4OH जो है उसी को बोला गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो आपने क्या किया होगा, किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया होगा, जैसे मान लो FeCl2 के साथ कराया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड। और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम या फिर अमोनियम, मतलब अल्कली वालों के साथ या फिर अमोनियम के साथ, बाकी सारे जितने D ब्लॉक मेटल्स हैं या S ब्लॉक मेटल्स हैं, बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं अपार्ट फ्रॉम अल्कली क्या बना लेते हैं अपने हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। इनका कलर किस पर डिपेंड करेगा, इस आयन के कलर के ऊपर, ठीक है। अगर आयन का कोई कलर है तो प्रेसिपिटेट का भी कलर होगा, आयन कलरलेस है तो प्रेसिपिटेट वाइट कलर के होंगे, ठीक। और क्या मिल जाएगा हमें, अमोनिया का सॉल्ट NH4Cl, ठीक। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट और मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बाकी सबके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है फेरस सल्फेट। फेरस क्या है, Fe++ कैटायन और सल्फेट आयन। फेरस सल्फेट जब कभी सॉलिड हुआ करता होगा तो होता होगा, जब इसको पानी में घोला तो इसमें फेरस के आयन्स अलग हो गए, सल्फेट के आयन्स अलग हो गए, और ये पानी में एक ट्रू सॉल्यूशन बन गया है, प्योर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स को देखना आपके लिए ना माइक्रोस्कोप से संभव है ना ही आंखों से। इसका कलर क्या था, ग्रीन। जैसे ही हमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, फौरन क्या मिला, फेरस हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट। ये जो डर्टी ग्रीन आपको सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा है कलेक्ट होता हुआ, जैसे आप इसको ऐसे ऐसे हिलाओगे कोई ट्यूब डाल के, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट होता जाएगा, क्या है ये, प्रेसिपिटेट है। तो ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमें क्या पता चला, ये बेसिक नेचर
कि ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है मेटल के। और जब FeCl3 लिया तो FeCl3 में क्या होगा, Fe3+ के आयंस होंगे और Cl- आयंस होंगे। तो इनका कलर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ब्राउनिश कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन। तो जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो FeOH होल थ्राइस बनाएंगे। मतलब प्रेसिपिटेट अगर फेरस में ग्रीन मिल रहा था तो फेरिक में क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है। लेड का जो नाइट्राइट है, दुनिया के जितने भी नाइट्राइट हैं, जितने भी नाइट्रेट्स हैं, PbNO3, जितने भी नाइट्रेट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो ये पानी के अंदर लेड के आयंस अलग होंगे और नाइट्रेट के आयंस अलग होंगे। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के साथ हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब यहाँ पर क्या था, PbNO3, ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही क्या थे, ट्रांसपेरेंट। डालते ही क्या हुआ, लेड हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हमें मिलना शुरू हो गए। किस कलर के, वाइट कलर का। ठीक। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है, बेसिकली मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि मेटल के हाइड्रोक्साइड है, जो कि इनसॉल्युबल है। ठीक है। अच्छा जी, जिंक के साथ भी सेम केस हुआ। जिंक में भी क्या किया गया, ZnSO4 था, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, क्या हुआ, जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन थे वहाँ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, जो कलरफुल सॉल्यूशन थे वहाँ कलर्ड प्रेसिपिटेट मोर और लेस सेम कलर का है, सिमिलर कलर का मिल रहा है। ठीक है। कॉपर सल्फेट सबको पता है, कॉपर सल्फेट पे कॉपर पॉजिटिव के आयंस होते हैं, इसका कलर ब्लू कलर का होता है। इसमें जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के आयंस मिलते हैं, जो कि हमारे होते हैं इनसॉल्युबल, और ये बॉटम में सेटल होने लगते हैं। ठीक है। और रह जाता है अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, जो कि सॉल्युबल होता है। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये तो नॉर्मल बातें कर ली हम लोगों ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कैल्शियम है उसका अगर आपने हाइड्रोक्साइड बनाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, कोई PPT नहीं बनाता। ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये कि जिंक और कॉपर ये दो ऐसे मेटल हैं जिनके हाइड्रोक्साइड तो प्रेसिपिटेट बना रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, तो इनके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो फर्दर डिज़ोल्व होने लगते हैं। फर्दर क्या होने लगते हैं, डिज़ोल्व, क्योंकि ये बना लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस, जो कि आयंस जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। और देखते हैं किसके किसके होते हैं, कॉपर के और जिंक के। तो ये याद रखना, कज़न, कॉपर और जिंक कज़न। ठीक, ये दोनों कज़न एक दूसरे के, सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के वाइट प्रेसिपिटेट बने थे। एक्सेस आपने डाला था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस अमोनिया का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस डाला था तो इनसॉल्युबल था, मतलब घुला नहीं था। लेड में भी अब आपने एक्सेस डाला तो घुला नहीं था। पर जिंक में क्या हुआ, जो वाइट प्रेसिपिटेट बना था जिंक हाइड्रोक्साइड का, वो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद सॉल्युबल हो गया। ठीक, ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये एसिड बेस्ड सॉल्ट, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बस एक दो लाइन में ही कवर कराते हैं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो भी पिंक ब्लू कलर का था, जिसने क्या बनाया था, कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। फिर आपने एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट था वो भी डिसॉल्व हो गया, और सॉल्यूशन कैसा मिल गया हमें, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का सॉल्युबल सॉल्यूशन मिला, इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं था। आयरन के केस में क्या हुआ, Fe+2 के केस में ग्रीन कलर मिला जो कि सॉल्युबल नहीं था एक्सेस में भी, और Fe3 के केस में भी रेड कलर मिला जो कि एक्सेस में सॉल्युबल नहीं था। पहले क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जा रहा है, फिर एक्सेस में डाला जा रहा है। तो सिर्फ दो ऐसे मेटल थे, कॉपर और जिंक वाले, जिनके हाइड्रोक्साइड तो सॉल्युबल नहीं थे, कोई बात नहीं, पर जब एक्सेस में डाला गया तो उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस बना लिए जो कि सॉल्युबल हो गए, बाकी उन्हें नहीं बनाए। ठीक है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड कब हुआ, जब जिंक Zn++ का जब सॉल्ट था, जिंक का सॉल्ट था, जब उसमें डाइल्यूट NH3 डाला गया, मतलब थोड़ा सा NH3 डाला गया, ठीक है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिला। लेकिन जब आपने और ज़्यादा एक्सेस में डाला तो क्या मिला आपको, तब आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिला। वो क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस बन गए थे। ये क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स आयंस बन गए, बहुत सारे अलग अलग तैयार हैं, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक, जिंक के बहुत सारे क्या बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स। ये अमोनिया अपना लोन पे डोनेट करता है बेसिकली, ये सब आप 11th-12th में पढ़ोगे जाके। ठीक है, तो ये क्या बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस बन गए हैं।
और ये कॉम्प्लेक्स आयंस जो हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयंस जो हैं ये जो हैं कलरलेस हैं और ये सॉल्युबल हैं। ठीक, अगर आपने पहले स्टार्टिंग में ही कंसनट्रेटेड NH3 डाला होता, बहुत ज़्यादा NH3 डाला होता कंसनट्रेटेड, तो भी डायरेक्टली ये बन जाता जो कि सॉल्युबल हो जाता, प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं। ठीक, कॉपर के केस में भी यही होगा कि कॉपर हाइड्रोक्साइड तो इनसॉल्युबल था, लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा डाला तो कॉपर का भी क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स आयन बना CuNH3। ये जो NH3 लगा हुआ है यहाँ पे इसको लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये मेटल का आयन है कॉपर, SO4-। ठीक, तो कई सारे आयंस ऐसे बन जाते हैं जो आपस में घुले रहते हैं, इस वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है, इनसॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, अमोनिया गैस की एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी कि ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे होता है रिड्यूसिंग एजेंट का? कुछ नहीं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दो। अगर इसने मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन खींच लिया, इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग नेचर का है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3। ठीक, नाइट्रोजन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन। तो जब ड्राई अमोनिया गैस को पास कराया जाता है मेटल ऑक्साइड से, तो हमें लास्ट में क्या मिलती है, नाइट्रोजन की गैस। ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने किस पे पढ़ना है, हमें पढ़ना है लेड ऑक्साइड पे, कॉपर ऑक्साइड पे। ठीक, क्या निकल के रह जाएगा, वाटर वेपर अलग हो जाएंगे, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और रह जाएगा हमारे पास मेटल। ठीक है, देखो लेड ऑक्साइड था जो कि इस कलर का था, थोड़ा येलोइश कलर का दिख रहा है हमें। हमने क्या किया, अमोनिया गैस पास कराई। जब अमोनिया गैस पास कराई तो हमें प्योर लेड मिल गया। तो लेड ऑक्साइड से हम कहाँ पहुँच गए, प्योर लेड के ऊपर, और लास्ट में हमें डिपॉजिट मिली अमोनिया। अमोनिया का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 से 0। तो इसका हो रहा है खुद का ऑक्सीडेशन और सामने वाले से ऑक्सीजन खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन करने के लिए अमोनिया का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक, और क्या रह जाएगा, वाटर वेपर। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, वाटर वेपर और कॉपर। तो जो जला हुआ कॉपर था, कॉपर का ऑक्साइड था, उससे हमने क्या करा, वापस से कॉपर बनाया। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या करा, कॉपर का जो जंक था जो अलग कर लिया था, जो जला हुआ कॉपर था जो अलग कर लिया था, कॉपर का जो ऑक्साइड था, उसे वापस अमोनिया से रिएक्शन कराई और कॉपर निकाल लिया। तो अमोनिया कई जगह काम आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अमोनिया इन एक्सेस। अमोनिया की अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो अमोनिया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, क्लोरीन का रिडक्शन करेगा और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो NH3 क्या बना लेगा, खुद का रिडक्शन, खुद का क्या कर लेगा, NH4 बना लेगा और बन जाएगा हमारे पास HCl। अब हमारे सॉल्यूशन में क्या बनेगा, हमारा जो बीकर था, जो कंटेनर था जिसमें हमने अमोनिया या क्लोरीन की गैस डाली थी, उसमें 2 गैसेस नई प्रोड्यूस हो गई, एक अमोनिया की गैस और एक HCl। अब ये HCl क्या करेगी, फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये HCl अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दोगे। जैसे इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो आपको HCl से HCl कैंसिल करना है। ठीक है, क्योंकि वो बीच में बनेगा, बीच में ही कंज्यूम हो जाएगा। तो अमोनिया क्लोरीन के साथ क्या बना रही है, नाइट्रोजन और NH4Cl। ठीक है, ये कब रिएक्शन हुई, जब आपने अमोनिया एक्सेस मिली 8NH3। अच्छा जी, अगर आपने क्लोरीन एक्सेस मिली होती तो सीधे सीधे बनता है NCl3 बनता। ठीक है, NCl3 जो बनता, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये जो होता है ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर का, पीले पीले रंग का ऑयली लिक्विड होता है। बहुत ही पंजेंट ऑडियर होती है, चोकिंग स्मेल होती है और रह जाती बाद में HCl। NCl3 को एज अ एक्सप्लोसिव भी यूज़ किया जा सकता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस टेस्ट। सबसे पहले अमोनिया है तो स्मेल बहुत गंदी। ठीक है, तो पंजेंट ऑडियर है, इरिटेटिंग स्मेल है इसकी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नेचर, इरिटेटिंग है, बर्निंग सेंसेशंस होंगे। अगर हमने सूंघ लिया तो हमारे नेजल्स में क्या होंगे, बर्निंग सेंसेशंस होंगे। ठीक है, आंखों से आंसू तक आ जाएंगे। इंडिकेटर का एक्शन क्या होगा कि जो लिटमस है वो रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। बेस है तो क्या करेगा, ब्लू। पर यह लिटमस या तो भीगा हुआ होना चाहिए या सॉल्यूशन अमोनिया होना चाहिए। अगर ड्राई लिटमस है और ड्राई अमोनिया है तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, बेसिक नेचर इसका वहाँ पे शो नहीं हो पाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर या बेसिक इन नेचर। अल्कलाइन मतलब OH- देने वाले। ठीक है, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स,
तो इंडिकेटर सेक्शन हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लिटमस क्या करता है कि लिटमस जो होता है, अगर एसिड है तो लिटमस हो जाता है रेड कलर का, बेस है तो लिटमस हो जाता है ब्लू कलर का, और न्यूट्रल है तो लिटमस हो जाता है पर्पल कलर का। ठीक, ये लिटमस के कलर्स हैं। एक्शन और इंडिकेटर्स, अगर अल्कलाइन है, बेसिक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो हो जाएगा वो किस कलर का हो जाएगा? येलोइश ऑरेंज। ठीक है। फिनोप्थिलीन का कलर क्या हो जाएगा? फिनोप्थिलीन हो जाएगा पिंक कलर का। ठीक है। और ये जो बहुत देर से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक ग्लास की रॉड है, उसे HCl में डिप करा, हाइड्रोजन क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करा और अमोनिया के पास ले आए, तो जो हमें वाइट कलर की फ्यूम्स दिख रही हैं वो किसकी दिख रही हैं? अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl की। ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था उसमें जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास किया तो पहले तो प्रेसिपिटेट मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का, उसके बाद जब और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे, एक्सेस में पास करेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा? टेट्रा अमीन कॉपर, और साथ में क्या होगा? सल्फेट। तो टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। तो ऐसे कई सारे आयंस मिल जाएंगे, मतलब ये साथ में क्लब नहीं हो पाएगा, अलग अलग आयंस टूटे हैं और ये बहते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा जो कि डिसॉल्व हो जाएगा। कब? जब एक्सेस में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्या बन जाएगा? टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। ठीक है। एक और टेस्ट होता है नेस्लर रिएजेंट जिसे बोलते हैं K2HgI4। ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग, K2HgI4 इसका फॉर्मूला है नेस्लर रिएजेंट का। नेस्लर रिएजेंट मतलब पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये मरकरी है, ये पोटेशियम है, आयोडीन है। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या करता है? अगर अमोनिया है तो क्या होगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो ऑरेंज या डर्टी ब्राउन में, मतलब प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े से डर्टी ब्राउनिश, सॉल्यूशन कन्वर्ट होगा येलोइश ऑरेंज में। और अगर नहीं है अमोनिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, यह है नेस्लर रिएजेंट। नाउ वी विल डिस्कस यूजेस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है कि वूलर ने क्या किया था? अमोनियम साइनेट का यूज़ करके NH4CNO का यूज़ करके एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराई थी, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन करा के क्या किया था? यूरिया बनाया था। ठीक है, फर्टिलाइज़र। तो ये है NH2CONH2 जो कि है यूरिया का फार्मूला। कैसे बनाते हैं? अमोनिया का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, ये भी किसका यूज़ करके बनाया जाता है? अमोनिया का यूज़ करके। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम फॉस्फेट हो या फिर यूरिया हो, इसमें अमोनिया होती है जो हमारे सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अमोनिया के अलग अलग नाइट्रोजन के अलग अलग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें अमोनिया हमारा बहुत हेल्पफुल रहता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र में अमोनिया का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अमोनिया के जो कंपाउंड है जैसे NH3 एक्वस, HCl एक्वस, इसने आपस में रिएक्शन करी, H2O निकल जाता होगा और बच क्या जाता होगा? NH4Cl एक्वस। अमोनियम क्लोराइड के क्या है ये आयंस? इनको यूज़ किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन अ ड्राई सेल। ठीक है। उसके अलावा अमोनिया एक बेस है और ये क्या है? एसिड। तो NH3 एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, मतलब NH4OH बन चुका होगा, मान के चलते हैं। ठीक है। तो अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बच जाएगा? अमोनिया का सॉल्ट। ठीक, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलम की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल्टॉइस CO3। ठीक है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है बेसिकली? अब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फंसी हुई है, वो निकलेगी तो क्या करेगी? जिस मटेरियल से वो होती हुई निकलेगी वहाँ पर क्या करेगी? वहाँ पे जगह बनाती हुई जाएगी, पोर्स बनाती हुई जाएगी, तो उस मटेरियल को क्या कर देगी? उस सब्सटेंस को पोरस कर देगी। तो बेकिंग इंडस्ट्री में भी हम अमोनियम नाइट्रेट का पहले यूज़ करते थे, ठीक है, अब नहीं करते। और उसके अलावा डाइंग इंडस्ट्री में अमोनिया का यूज़ होता है। ठीक है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाए जा सकते हैं? एक्सप्लोसिव बनाए जा सकते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा में अमोनिया का यूज़ होता है बनाने में। वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है, डाइज और ड्रग्स में यूज़ होता है। ठीक, अगले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, उसमें ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में देखेंगे कि अमोनिया का कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन का या अमोनिया का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन में भी क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन के प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन है वो किस तरीके से अमोनिया प्रोड्यूस करती है, वो सब चीज़ें। ठीक है, इसको पढ़ ही चुके हैं ऑब्वियसली। लिकर अमोनिया क्या होता है? लिकर अमोनिया जो होती है वो बेसिकली होता है कि जो अमोनिया होती है
जो नाइट्रोजन होती है बेसिकली नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लेती है। तो अमोनिया जो होती है वो पानी में घुली रह जाती है। कब? जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हो या वुड हो, तो वहाँ पर जो हमें पानी का सॉल्यूशन मिलता है वो थोड़ा इम्प्योर हो जाता है, उसमें अमोनिया डिज़ोल्व होती है, तो उसमें क्या होता है NH4OH। अच्छा, कहाँ यूज़ हो सकता है इसका यूज़ होता है फैट्स को डिज़ोल्व करने के लिए। तो फैट्स कहाँ कहाँ होते हैं? मान लो शीशे के ऊपर, खिड़की के ऊपर, कहीं पर भी ऑयल्स है या ऑयल के डिपॉजिट हैं, तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ पे डस्ट वगैरह कलेक्ट होने लगती है, तो उसको रिमूव करना होता है ऑयल को, या ग्रीस के स्टेन्स को रिमूव करना है, विंडो पैनल्स को साफ़ करना है, तो उन सब में भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। लिक्विड अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ किया जाता है आइस प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगाया तो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक, आसानी से लिक्विफाई हो गई, हाईली वोलेटाइल भी है। ठीक है, तो इसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि ये क्या करेगी, ये जब ट्यूब से पास होती है तो ये ठंडा करती हुई जाती है ट्यूब्स को, और फिर वहाँ से हमें जिस चीज़ को भी ठंडा करना होता है हम ठंडा करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसे अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो कि हमारी ओजोन के लिए बहुत हार्मफुल थी, उसके जगह पे हम क्या यूज़ करने लगे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल ये निकालते हैं, वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करता है, ओजोन को ब्रेक करता है, ClO फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन, फिर ClO फ्री रेडिकल एक और ऑक्सीजन को ब्रेक करता है, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर ऑक्सीजन। तो इस तरीके से क्या होता है कि नेट हमारी ओजोन लेयर कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीजन गैस में, जो कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो एक नेचुरल रिएक्शन थी, वो चलती रहती, कोई बात नहीं, पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो फ्री रेडिकल क्लोरीन है इनकी वजह से होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं करता है ओजोन लेयर पे इफेक्ट, ये भी करता है, बट इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है, इसकी ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, CFC की, HFC की लाइफ कम होती है। पर अमोनिया तो कोई ऐसी रिएक्शन नहीं करता जिसमें हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो। तो अमोनिया को अगर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करने लगेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ऑल्दो कॉस्टली है बट बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लिखा हुआ है कि ये आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है। ठीक है, बस इनकी जो लेंथ होती है स्टे की एटमॉस्फेयर में वो थोड़ी कम होती है, ये केवल 17 साल तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, जबकि CFC जो होते हैं वो कई सालों तक, इनसे भी डबल ट्रिपल ज़्यादा टाइम पीरियड तक ओजोन लेयर को डिप्लीट करते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने यूजेस ऑफ अमोनिया कर लिया है, और अगला चैप्टर जो आपका रहेगा वो बेसिकली रहेगा नाइट्रिक एसिड के ऊपर, उसके बाद रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू।